नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने एमपीपीएससी प्री की तरफ चल रहे हैं। 2020 हमारा बैच चल रहा है स्पेशल। हमने इससे पहले अपने 5 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से एमपीपीएससी के काफ़ी चैप्टरों को कवर कर लिया है और बहुत अच्छे से बारीक बारीक से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका एक प्रश्न भी ऐसा ना आ जाए कि जो आपसे पेपर में ना बन पाए, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट प्लस पूरी डिटेल उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपको पेपर में कोई दिक्कत आने वाली है। आप बस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझिए, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे प्रश्न करके पूछ लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एवं अन्य विद्यार्थियों का भी स्वागत है, लेकिन स्पेशल एमपी वालों का, क्योंकि एमपीपीएससी को उनको अच्छे से निकालना है। पता नहीं फिर कब ऐसी वैकेंसियाँ आ पाएँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ लिया है। आज आप एक तरीके से इसको पार्ट 2 कह सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना को कह सकते हैं। आज हम क्वेश्चन कम लगाएंगे, डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़ा बन सकते हैं। थोड़ा सा आईएमपी फैक्ट बताऊंगा, उनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो हम चलो आज बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के तरफ। ठीक है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो आज हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित करना है कि पांडव जलप्रपात, झाड़ीदार जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न के अंदर तहकीकात करने ले चलता हूँ कि एक्चुअल में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, वो। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम सिंचाई के बारे में समझें कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का स्तर क्या है। तो हम पहले उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के बारे में। किसके बारे में? सिंचाई के बारे में। अब कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है वो किस प्रकार से चलती है। देखो दोस्तों, हमारे भारत में जो सिंचाई का विस्तार है वो लगभग लगभग 36% है। पूरे भारत में लगभग लगभग 35 से 36% सिंचाई का विस्तार है, और अकेले मध्य प्रदेश में 16% का विस्तार है। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का स्तर है वो 16% तक है, और पूरे भारत को यदि ऑल ओवर लिया जाए तो भारत में 36% सिंचाई होती है, और मध्य प्रदेश को लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 16% अकेले अकेले सिंचाई होती है। अब प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कितने तरीकों से सिंचाइयाँ होती हैं। तो दोस्तों, 3 तरीके से सिंचाइयाँ होती हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यतः 3 तरीके से। पहला, कुएं के द्वारा, कुएं जिनको हम नलकूप भी कह सकते हैं, कुएं या फिर नलकूप के द्वारा। इसके बाद हमारा आता है नहरों के द्वारा, और इसके बाद आता है हमारा तालाब के द्वारा। तो 3 प्रमुख है कि हम किन के द्वारा सिंचाइयाँ करते हैं, एवं अन्य साधन जो भी हमारे जैसे भी स्वेच्छा मतलब लोगों को मिलती है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर लोग कुछ ना कुछ तरकीब लगाते ही रहते हैं, ये हमें पता है। हम बात करते हैं कुएं एवं नलकूप द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई कितने % होती है। तो दोस्तों, कभी कभी ये एग्जाम में फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप बता सकते हैं 66.98%, लगभग लगभग 67%। नहरों के बारे में बात करें तो 19.50%। ठीक है, 19.50%। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तालाबों के बारे में बात करें तो लगभग 2.2%, और यदि अन्य साधनों के बारे में पूछा जाए तो वो भी आप याद कर लेना, वो 12.50 के बराबर। यदि हम पूरा जोड़ेंगे तो अपना पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो हमारे यहाँ पर कुएं एवं नलकूपों से होती है, उसके बाद फिर नहरों से, उसके बाद फिर तालाब से। यदि हम अन्य साधनों के बारे में बात कर लेते तो वो भी हो जाती है। अब हम ये बात करेंगे कि सब कुएं एवं नलकूप से किस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो हम यदि इस बारे में बात करें तो कुएं एवं नलकूप से हमारे पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। अब दोस्तों, हम पश्चिमी क्षेत्र में हमारा क्या क्या आता है ये हम जान लें जरा। जैसे कि हमारा दतिया वाला क्षेत्र, हमारा ग्वालियर वाला क्षेत्र,
हमारा सीपरी वाला क्षेत्र, हमारा श्योपुर वाला क्षेत्र, हमारा विदिशा वाला क्षेत्र, ठीक है, सबलगढ़ वाला क्षेत्र, श्योपुर वाला जी, ठीक है। तो ये मुख्यतः मुरैना वाला क्षेत्र, मुरैना वाला क्षेत्र, तो ये जो है वो मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मुख्यतः यहाँ पर सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कुएं एवं नलकूप के द्वारा होती है। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा सिंचित जो जिला है वो है दतिया जिला। कौन सा है वो जिला? दतिया। इसको आप फैक्ट लगा लेना, ठीक है। यदि दतिया ऑप्शन में ना मिले तो आप ग्वालियर लगा देना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? तो दतिया है, उसके बाद ग्वालियर है, ये आप ध्यान रखना। ये कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं तालाबों के द्वारा मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा क्या होती है? मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। तो तालाब के द्वारा केवल 2 जिले मुख्यतः हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखना। एक बालाघाट, एक सिवनी। बालाघाट और सिवनी ये मुख्यतः वो जिले हैं जहां पर मुख्यतः तालाब के द्वारा सिंचाइयां होती हैं। तो बालाघाट को विशेष करके याद रखना, क्योंकि पेपर में केवल केवल बालाघाट दे दिया जाता है कि तालाब के द्वारा सिंचित होने वाला जिला इनमें से कौन सा प्रमुख है। तो आपको बालाघाट लगा के आना है। बालाघाट ना मिले तो आप सिवनी भी लगा सकते हो, ये आपको पता पड़ गया, ठीक है। हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो सबसे कम सिंचित जिला जो है वो ढिंडोरी है। कौन सा है? ढिंडोरी। इसको आप ध्यान रखना, लगभग 0.8%, ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? दतिया। और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? वो है ढिंडोरी। ये आप समझ लेना, ठीक है। इसके बाद यदि हम चलें जी, हमारा सिंचाई का पूरा प्रावधान हो गया। अब थोड़ा सा दोस्तों मुख्य बातें इसकी याद कर लेना, ठीक है। अगला पेज निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसकी मुख्य बातें याद रखना, जो कि पेपर में फैक्ट पूछ लिया जाता है, वो फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि पूछ लिया जाए कि जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई थी? कौन सा? जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो आप बता देना सर 1956 में हुई थी। 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना हुई थी। दूसरा इसी में जल उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई थी? निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 1976 में। 1976 में। तो जल निगम आ जाए, जल उद्वहन निगम आ जाए तो उसको लगा देना आप 1976, बात खत्म। इसके बाद आप एक और याद कर लेना, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, उसको मेरी राइटिंग पे मत जाना थोड़ा सा, ठीक है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो है 1980 में लागू किया गया, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी में ही, तो मध्य प्रदेश में यदि हम परियोजना के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा परियोजना के बारे में शुरू करें, तो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो वो है दोस्तों हमारी चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी से हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू होती है, और वो हुई थी कब? 1953 और 54 के अंतर्गत। तो पहली नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर हुई थी, जो कि 1953 से 54 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चंबल नदी आपको पता है मुख्यतः किन जिलों को सिंचित करती है? तो अपना श्योपुर आ जाता है, ठीक है, मुरैना आ जाता है, रतलाम आ जाता है, यहाँ से होती हुई इंदौर से निकलती इन वाले जिलों में चली जाती है, फिर अपने जाके राजस्थान से होती हुई कहाँ पर? यहाँ वो हमीरपुर में अपने मिल जाती, वो सॉरी इटावा के पास अपनी मिल जाती है, इटावा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी पर जो 1953 में 4 में परियोजना चालू हुई थी,
वो मुख्यतः 3 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में? मुख्यतः 3 चरणों में हुई थी। 3 चरणों में कैसे? तो दोस्तों ऐसे हुई थी 3 चरणों में। तो पहली जो हुई थी वो थी गांधी सागर परियोजना। कौन सी थी? गांधी सागर परियोजना। दूसरी थी जवाहर सागर परियोजना और तीसरी थी अपनी राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना जो थी वो मंदसौर में शुरू हुई थी। जवाहर सागर परियोजना जो शुरू हुई थी वो अपनी कोटा में हुई थी और राणा प्रताप सागर परियोजना जो हुई थी वो अपनी चित्तौड़गढ़ में हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप जो 3 प्रमुख बातें याद रखना परियोजना चंबल नदी के बारे में। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चंबल नदी के बाद दूसरा जो इंपोर्टेंट नदी है, नदी परियोजना है, वो है अपनी नर्मदा। तो नर्मदा परियोजना के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ठीक है, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना। अब हम नर्मदा परियोजना के बारे में बात करें तो ये जो शुरू हुई थी, इसके अंतर्गत अपनी सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद हम बात करें, इसके अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना आ जाती है। इंदिरा सागर परियोजना आ जाती है। इसी के अंतर्गत अपनी नर्मदा में सरदार हो गया, इंदिरा हो गया, ओमकारेश्वर परियोजना आ जाती है। ये खरगोन में है ओमकारेश्वर परियोजना, सॉरी खंडवा में ओमकारेश्वर परियोजना आ जाती है। ये अपन ध्यान रखना। इंदिरा सागर जो परियोजना पड़ती है वो अपनी पुनासा में है, पुनासा में। ठीक है, खंडवा में, इसको आप ध्यान रखना, ये भी खंडवा में है। अब नर्मदा परियोजना के बारे में बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना इसमें से प्रमुख है। अगला पेज ले लेते अपन केवल इंपोर्टेंट टॉपिकों पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा के बारे में। तो हम जानते हैं नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 19 जो हैं, वो दाईं से मिलती हैं और 22 जो है वो बाईं से मिलती हैं। ये मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद हम चलें थोड़ा सा, तो इस परियोजना के अंतर्गत 29 बृहद परियोजना चलाई जा रही हैं। ध्यान से सुनना, 29 बृहद परियोजना चलाई जा रही हैं। 135 मध्यम परियोजना चलाई जा रही हैं। लिख देता हूं मैं, बृहद या फिर बड़ी, यहां पर मध्यम परियोजना, और लगभग 3000 सूक्ष्म परियोजना या फिर छोटी परियोजनाएं चल रही हैं नर्मदा परियोजना के अंतर्गत। इसी परियोजना के अंतर्गत विद्युत का भी उत्पादन होता है और सिंचाई भी होती है, दोनों चलता है इसमें ही। तो विद्युत का जो उत्पादन रखा गया है वो रखा गया 2600 मेगावाट का। कितने का? 2600 मेगावाट का। और सिंचाई का जो रखा गया है वो रखा गया है 27.50 लाख हेक्टेयर का। तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रख लेना, पेपर के लिए आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए जो लक्ष्य रखा गया 27.50 लाख हेक्टेयर का, एवं विद्युत के लिए 2600 मेगावाट का। ठीक है, 2600 मेगावाट का, ये आप समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, नर्मदा नदी परियोजना के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। थोड़ा सा प्रमुख है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम चलते हैं, हम चलें बरगी परियोजना की तरफ। बरगी परियोजना की तरफ, ये इस परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बरगी परियोजना चूंकि बरगी नदी पर है, कौन सी नदी पर? बरगी नदी पर। यदि बरगी नदी ऑप्शन में ना आए तो आप नर्मदा ठोक देना। कौन सा? नर्मदा नदी ठोक देना। इसको आप ध्यान रखना। ये मुख्यतः कहां पर है? जबलपुर में। तो बरगी परियोजना जो है वो जबलपुर में है, अपनी जबलपुर में, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं
हलाली परियोजना के बारे में। कौन सी परियोजना के बारे में? हलाली परियोजना के बारे में। हलाली परियोजना के बारे में। हलाली परियोजना जो है वो कहाँ पर है? विदिशा में। विदिशा में बनाई गई है, विदिशा में। ठीक है, इसको आप याद रखना। हलाली परियोजना विदिशा में बनाई गई है और हलाली परियोजना को एक और नाम है सम्राट अशोक सागर। सम्राट अशोक इसका क्या है? नाम है। सम्राट अशोक इसका क्या है? नाम है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। हलाली परियोजना करें, मुख्यतः नाम याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं अगली परियोजना के बारे में। हलाली परियोजना हो गई। जॉबट परियोजना के बारे में ध्यान रखना। आईएमपी परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। जॉबट परियोजना के बारे में, जिसका नाम है चंद्रशेखर परियोजना। आजाद चंद्रशेखर परियोजना। इसको आप इसके नाम से पहचान लोगे कि ये कहां चालू हुई होगी, तो अलीराजपुर में। अलीराजपुर में। ठीक है, 95,9,500 लगभग जो है हेक्टेयर का सिंचाई होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेना। ये याद रखने की इसकी जरूरत नहीं, केवल नर्मदा का आप बिल्कुल याद रखना कि 2600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करेगा और 27.5 लाख हेक्टेयर क्या करेगा, सिंचाई उत्पादन होगा। ठीक है, जॉबट परियोजना हो गई। इसके बाद अपन आते हैं माता टीला बांध पे। किस पे आते हैं मेरे भाई? माता टीला बांध पे। माता टीला बांध पे। तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध का एक दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई घाट। रानी लक्ष्मीबाई। एक और इसी का नाम मिलता है रामघाट। तो ये तीनों याद रखना। तो माता टीला बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई घाट भी बोलते हैं, रामघाट भी बोलते हैं, और ये कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है, इसको आप याद रखना। माता टीला वाली बांध के बाद अपन आते हैं केन परियोजना। कल मैंने आपको बताई दी थी। केन जो है वो पन्ना में चलती है, पन्ना में चलाई जा रही है। इसको आप क्या करना? ध्यान रखना। ठीक है, यही एक परियोजना है जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजर रही है, इसको आप भी ध्यान रखना। इसके बाद हम और बात करें बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी परियोजना के बारे में, इसको राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। राजीव सागर परियोजना के बारे में भी जानते हैं। ये जो है महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में। बालाघाट प्लस महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। वैसे ये बालाघाट में है। ठीक है, बालाघाट इस में शुरू हुई है, लेकिन ये हुई कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। कहां पर? भंडारा जिले में। आप इसको ध्यान रख लेना। ये भंडारा वही है जो 1956 से पहले मध्य प्रदेश में था। भंडारा, अकोला, अमरावती, यवतमाल वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद पेंच परियोजना याद रख लेना। ये कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। इसको भी आप ध्यान रख लेना, छिंदवाड़ा में। इसके बाद आप इसमें और क्या याद रखोगे? जॉबट परियोजना हो गया। ठीक है, और सुक्ता परियोजना याद रख लेना। सुक्ता परियोजना कहां पर है? खंडवा में है। ठीक है, सुक्ता परियोजना खंडवा में है। इसके बाद आप याद रख लेना एक मुख्य आईएमपी है चौरल परियोजना। चौरल परियोजना जो कि महू में है, चंबल नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। कौन सी? अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी परियोजना है ये मध्य प्रदेश की पहली। इसका एक और याद रख लेना आप मुख्यतः, देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना। ये किस नदी पर है? कुंदा नदी पर।
कुंदा नदी पर कहाँ पर है? तो खरगोन में। कुंदा किसकी सहायक नदी है? तो मैंने आपको कल बता दिया था कुंदा नर्मदा की सहायक नदी है। यदि कुंदा नहीं आए तो आप नर्मदा भी लगा सकते हैं। ठीक है, सुक्ता परियोजना बता दी मैं, खंडवा में है। ठीक है, देजला देवड़ा हो गई अपनी, कुंदा खरगोन में। तो ये जो जितना भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। तो जिन भाइयों ने अच्छे से समझा होगा वो उन्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये तो जलप्रपात हैं जो कि मैंने कल के थोड़े से रह गए थे तो वो मैंने आज डाल दिए हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? झाड़ीदा जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और डचेस फॉल जलप्रपात। तो आप इसको सही उत्तर अपने मन में लगा सकते हैं कि क्या है। तो पांडव जलप्रपात जो है वो अपना पन्ना में पड़ता है। झाड़ीदाह जलप्रपात जो है वो अपने इंदौर में पड़ता है, चंबल नदी पर। पियावन जलप्रपात है वो अपने रीवा में है। और डचेस फॉल जलप्रपात जो है वो पचमढ़ी में है। ठीक है, तो अच्छे हैं, नए हैं, बढ़िया आईएमपी हैं, इनको आप याद रखना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। कल के प्रश्न है जी जो मैंने बता दिया। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये एमपी पुलिस में आया था एक बार। ठीक है, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना अभी बताया मैंने आपको, अभी ही बताया, 1953-54 में शुरू की गई थी। वो है अपनी चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, रानी अवंतीबाई परियोजना हो गई है बरगी नदी पर। बाघ परियोजना बाघ नदी पर धार में है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, कहां पर? होशंगाबाद में। जॉबट परियोजना के बारे में बात करें तो जॉबट परियोजना कहां पर है? हथनी नदी पर है। ठीक है, इसी को ही सम्राट अशोक सम्राट वो चंद्रशेखर परियोजना भी कहते हैं। हलाली परियोजना जो है वो सम्राट अशोक परियोजना है, हलाली नदी पर, विदिशा रायसेन में। ठीक है, और बावनथड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। और मान परियोजना कहाँ पर है? धार में। तो आप लगा सकते हैं जॉबट परियोजना कहाँ पर है अपनी? तो जॉबट परियोजना कहाँ पर है अपनी? अलीराजपुर में। हलाली परियोजना कहाँ पर है अपनी? विदिशा में। बावनथड़ी परियोजना कहाँ है अपनी? महाराष्ट्र में। और मान परियोजना कहाँ है अपनी? धार में। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचाई होती है किससे? तो मैंने अभी बता दिया आपको, कुएं एवं नलकूप से। कितनी होती है? 66.98%। तालाब से कितनी होती है? 2.2। नहरों से कितनी होती है? 19.50%। और अन्य साधनों से कितनी होती है? 12.50। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किससे होती है? कुएं एवं नलकूप से। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो वैसे तो सर्वाधिक सिंचित जिला मैंने अभी बताया आपको दतिया है, लेकिन दतिया ऑप्शन में नहीं है चूंकि, तो ग्वालियर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो डिंडोरी है, ये भी आप याद रखना। सुक्ता परियोजना सुमेलित करना है अपन को। सुक्ता परियोजना कहाँ है? देजला देवड़ा परियोजना कहाँ है? कोलार परियोजना कहाँ है? और थावर परियोजना कहाँ है? थावर परियोजना जो शुरू की गई थी 1977 में शुरू की गई थी, जो अच्छी आईएमपी परियोजना, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, सुक्ता परियोजना जो है अपनी कहां पर है? तो खंडवा में है। देजला देवड़ा परियोजना कहां पर है? तो कुंदा नदी में, खरगोन में है। कोलार परियोजना कहां पर है? तो सीहोर में है। और थावर परियोजना कहां पर है? तो ये मंडला में है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, मंदसौर किस नदी के तट पर बसा है? तो मंदसौर शिवना नदी के तट पर बसा है। चंबल पे अपना कौन कौन से बचे हैं? रतलाम बसा है। ठीक है, इनको आप ध्यान रख लेना। चंबल नदी पर काफ़ी जिले बसे हुए हैं। महू भी लिख लेना इसमें। महू है, रतलाम है, श्योपुर है, मुरैना है। काली सिंध में आप लगा लेना बागली गांव, देवास हो गया, सोनकच्छ हो गया, ये सारी। पार्वती में आप लगा देना आष्टा हो गया, शाजापुर हो गया। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपने ये कुछ बता दिए हैं। मैंने आपको पूरी परियोजना बता दी है मध्य प्रदेश में कि कौन कौन सी परियोजना कब कब चालू हुई थी और कैसी कौन सी आईएमपी बनती हैं। तो यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना को आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि सर आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी बात ये है कि अब हम चालू करेंगे अगला जो अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना का ये दूसरा पार्ट था जो मैंने समाप्त कर दिया अच्छे से। इससे पहले जो मैंने डाला था वो नदियों के बारे में डाल दिया था, तो वो भी मैंने बहुत अच्छा बनाया है। उसमें क्वेश्चन भी क्वेश्चन है।
ठीक है, आज समझाना जरूरी था क्योंकि घाटी परियोजना के बारे में क्वेश्चन अच्छे से पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में अच्छे से जानकर रखना, और जो नदियों के जो नाम हैं वो भी आप याद रख करके रखना। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, बाकी के तो सारे कंप्लीट है ही। नॉर्मली जो भी रह गए हैं वो बाद में अपन जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे 45 डेज के बाद, तो टेस्ट में हम क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया मेरा काम। अब आपको अपना काम ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट करना है, और वीडियो बताना है आपको कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन अपने MPPSC प्री की तरफ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, सिलेबस अपना ख़त्म हो जाएगा। और जिस स्पीड से अपन पढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से अपन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, यदि आप बने रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन बहुत अच्छे लेवल पर इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।